हेलो गाइस, ये वीडियो की जो सीरीज़ 24वीं सीरीज़ है। लगभग हम लोग 23 सीरीज़ को पहले ही देख कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक पर हम लोग लगभग ज्योग्राफी के 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, जो आपके बहुत सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपका टीजीटी, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस टॉपिक पर हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ को भी सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं कहीं ना कहीं एग्जाम पर। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो कुछ प्लेलिस्ट रखी गई हैं आपके इंपॉर्टेंट लिंक पीडीएफ पे फाइल में, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपके 10,000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ रखी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद आपके लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे आपके पास ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट बुक्स रखी गई हैं और जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कुछ एमसीक्यू सीरीज़ रखी गई, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, आप उसे इन नंबरों के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के जरिए जो आप इसे कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो है वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो सेकंड पेपर है आपका ज्योग्राफी, इसे आप कंटिन्यूटी इस पर तैयारी बनाए रखे हुए हैं और इस पर हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी हैं, ये सब एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी और कंप्लीट ज्योग्राफी भी आपकी लगभग तैयार होती रहेगी। तो क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, A drainage pattern which is not related to the structure of region is known as, यानी अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र की संरचना से जुड़ा नहीं होता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका अध्यारोपित अपवाह, यानी सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिमे while disagreeing with Davis supplemented पेनिप्लेन with the term, जो किक्रे में थे उन्होंने डेविस से असहमत होते हुए पेनिप्लेन के लिए संपूरक पद दिया था। क्या नाम दिया था उन्होंने? उन्होंने नाम दिया था पेन प्लेन का। क्या नाम दिया था? पेन प्लेन का उन्होंने नाम दिया था। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली प्रीसम्पिटिव ऑफ फॉल्ट लाइन स्क्रैप, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? देखिए, भ्रंश कगार का दृढ़ अनुमानिक है मतलब आपका जहाँ पर भ्रंश पड़ता है उसे क्या हम बोल सकते हैं? देखिए, अध्यारोपित अफवाह ये नहीं होगा, बार बार आने वाले बड़े भूकंप ये भी नहीं होगा, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश ये भी नहीं होगा, चट्टान रोत और स्थलाकृत रूप में भ्रंश बीच कमजोर संबंध, हाँ ये हो सकता है। क्या होता है कि जब किसी चट्टान के बीच में कमजोर संबंध होता है तो वहाँ पर भ्रंश कगार पड़ जाता है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक रेजिस्टेंस एंड टोपोग्राफिक फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण वाला है, तो यहाँ पर हम कथन पढ़ते हैं और कारण फिर देखते हैं। कथन कहता है, चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, एक कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद रीजन कहता है, रासायनिक अपक्षय की तीव्र अधिक हद तक जल की प्रचुरता वायु उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। सही बात है, जो रासायनिक तीव्रता होती है, आपकी केमिकल वेदरिंग होती है, ये आपकी जल की तीव्रता पर और वायु और तापमान पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, यानी ये इसका इस रीज़न जो है आइडेंटिफाई करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन करने वाला दिया गया है ये भी। कथन कहता है, मध्य अटलांटिक रिज के साथ साथ चलने वाले अंतः स्थल में ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक संभावना होती है। हाँ, तो सही बात है। रीजन क्या है? अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार होना है। समुद्री तल का आंध्र महासागर में भूकंप आने का प्रमुख कारण समुद्र तल का विस्तार होना, ये बात तो सही है, लेकिन रीजन जो है ये कथन का डिफाइन नहीं करता है। इसका मतलब आपका क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर लेखक दिए गए हैं और आपके सामने यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है पोर्शन आपको और नीचे हिंदी में दिया गया है, तो आप दोनों पढ़ लीजिए जो भी आपको सुटेबल लगे। तो वुल्वरिस और मॉर्गन की जो बुक्स हैं वो कौन सी हैं आपकी? ये आपकी स्पेटल एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी है। थम्बरी की है आपकी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। वान रिचोपन की है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। और स्टीर की है आपकी अनसुटेबल अर्थ। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। वुल्वरीज और मॉर्गन की कौन सी स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड नंबर की हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। रिच्यूपन की आपकी जियोमॉर्फोलॉजी और स्टीयर्स की अनस्टेबल अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने बुक की जो प्लेलिस्ट है वो पहले ही हमने बता दी है क्योंकि वहाँ पर रखी हुई है, तो आप वहाँ से उसे जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि बुक की प्लेलिस्ट जो है हर एग्जाम में पूछ जाती है। ओके।
और उनको बुक्स पर कॉपी पर लिख भी लें, क्योंकि बुक्स की आपके पास एक परमानेंट बनी रहनी चाहिए, ताकि बुक्स कभी भी आपको रिवीजन करना पड़ जाए तुरंत मिल जाए। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ प्लेस्टोनिक एज आइस एज इन द करेक्ट क्रोनिकल ऑर्डर, मतलब ये जो आइस एज दिए गए हैं इनको आपको बिल्कुल क्रम से लगाना है। तो देखिए सही क्या होता है, गुंज मेंडल रिम वर्म, यही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। GMRW, ये एक क्रम याद रखिएगा, GMRW, गुंज मेंडल रिम वर्म, ये आपका जो आपके आपके आए थे हिमकाल आते हैं उनका ये सही क्रम है, ठीक। सबसे पहले गुंज आता है, फिर मेंडल, फिर रिम, फिर वर्म। अगला क्वेश्चन कहता है कथन कारण वाला दिया गया है, कथन कहता है अपसरण पट्टी मार्जिन के कारण समुद्र तल प्रसार होता है। सही बात है, अपसरण के कारण समुद्र का ही प्रसार होता है, सीधी सी बात है। संरचनात्मक पट्टी मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश होते हैं, संरचनात्मक पट्टी के कारण ही भ्रंश हो निर्मित होते हैं, लेकिन ये इसका रीजन डिफाइन नहीं करता है। ये इसका रीजन क्या होता है, डिफाइन नहीं करता है, इसके कारण आपको क्या होगा, दोनों सही होंगे लेकिन आपको व्याख्या नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा इसमें सही मैच नहीं है। तो माइक्रो स्केल से टर्बुलेंस यानी विक्षोभ मापते हैं, सही है। प्लानिटरी स्केल से हम वेव्स ऑफ बैटरली मतलब पछुआ पौने, बिल्कुल सही बात है। मेसो स्केल से टर्नेडो मापते हैं, सही बात है। और सिनॉप्टिकल स्केल से आपका पर्वत घाटियाँ हवा मापते हैं, यही गलत है आपका, यानी चौथा क्या होगा आपका, बिल्कुल नहीं मैच है, चौथा आपका बिल्कुल नहीं मैच है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू, मतलब पोलर जेट हवाओं के कारण, मतलब पोलर जेल जो आपकी ध्रुवीय जेट हवाएं होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। ये पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। इनका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, गलत, यही मतलब गलत है। इनका ग्रीष्मकाल में अधिक नहीं होता है, बल्कि ठंडी में अधिक होता है, ठीक है। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सुपर कोल्ड वाटर इज द वाटर विच, मतलब जो सुपर कोल्ड जल वह कौन सा जल होता है। देखिए सुपर कोल्ड एक जल होता है जो क्या होता है 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है, उसे हम कहते हैं सुपर कोल्ड जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले क्षेत्र की अपेक्षा, मतलब यहाँ पर कहता है ए प्लेस लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड जनरली एक्सपीरियंस देन ए लो इवेल्युएशन प्लेस इज एडजॉइनिंग वैली, मतलब उस घाटी को हम क्या कहते हैं, बोथ ए ग्रेटर डेली टेम्परेचर रेंज एंड लोअर एनुअल मीन्स टेम्परेचर, यानी बृहत्तर दैनिक तापक्रम परास्त तथा निम्न वार्षिक मध्य तापमान दोनों के बीच ये स्थिति बनती है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में बृहत्तर दैनिक तापक्रम परास्त तथा निम्नतम वार्षिक मध्य तापक्रम दोनों होते हैं, ये सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा स्थित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है रीजन वाला दिया गया है आपके सामने। तो कथन कहता है चक्रवात यानी हरिकेन विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। विषुवत रेखा के ऊपर कोरिलेशन बल सबसे अधिक होता है, ये गलत है। विषुवत रेखा के ऊपर सबसे कम होता है ना। तो पहला सही है, बाकी गलत है आपका, मतलब आपका ए सही है, यानी आपका ए इज ट्रू एंड और इज फॉल्स, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है वायु की किस वायु की किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में किस ताप पर सापेक्षिक आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक होती है। तो ये होती है आपकी 40 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड पर 100% होती है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है जब चिनूक हवाएं पर्वतीय श्रृंखला के प्रतिध्वनि पर आती हैं तो क्या होता है। तब सांद्रता वाष्पन दबाव बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, दोनों बिल्कुल सही हैं, ये आपके ए और दो दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए आपको मिलाना दिया गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और आपसे मिक्सिंग रेशियो पूछा गया है। हिंदी में देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता और मिश्रण अनुपात, ये आपको मिलाना है। देखिए जो आपका निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो क्या होती है, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी का कुल भार होता है।
सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है आपकी? निश्चित आयतन और तापमान में वायु का वास्तविक उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान में वायु में अधिकतम मात्रा धारण करने वाले जलवाष्प की मात्रा का अनुपात होता है। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित। मिश्रण अनुपात क्या होता है? ये आपका जल वाष्प के भार तथा प्रति इकाई सूक्ष्म वायु के आयतन का अनुपात होता है। यानी आपका एब्सोल्यूट हाइट डी, और रिलेटिव हाइट आपका हो जाएगा सी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बी, और मिक्सिंग रेशियो ये आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर में अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की है? मतलब कौन सा ऐसा काल रहा है, पीरियड रहा है जहां पर महासागरों ने अपनी वर्तमान दशा प्राप्त की है? तो ये आपका होलोसीन पीरियड में, ओके, होलोसीन पीरियड में महासागरों ने अपनी ऐसी दशा प्राप्त की है। अगला कहता है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द केस, यानी कि बायोमास का पिरामिड के मामले में प्रतिलोमित होता है। मतलब द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द केस, बायोमास पिरामिड के मामले में प्रतिलोमित होता है, उल्टा होता है। देखिए आपका वन का जो पिरामिड है आपका ये भी उल्टा सीधा बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायोमास कहता है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द केस, मतलब जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा कब हो सकता है? देखिए घास का आपका उल्टा सीधा होता है, घास का ही आपका उल्टा सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन का तो मान लीजिए जो आपका वृक्ष है उसका तो आपका कैसा बनेगा, वो उल्टा बनता है आपका। समुद्र का भी आपका उल्टा बनेगा, फ्रेश वाटर का भी बन सकता है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ही सही लग रहा है, ठीक है, ग्रास लैंड, क्योंकि इसी का आपका उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इंडिया कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी भारत जो है वैश्विक जैव विविधता में कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो भारत देता है लगभग 8% के आसपास। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ के बनने के लिए समुद्र का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लगभग 20 से 25, यहाँ से 25 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए कोरल रीफ का बनने के लिए, ठीक है। चूँकि 25 दिया नहीं गया है तो 20 ही लगाते हैं, तो 20 या 25 होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? आपके ब्राज़ील, कनाडा, सबसे बड़ी कनाडा की है, ओके। उत्तरी अमेरिका का कंट्री है ये, वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है द टर्म माइक्रोटियल हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर टू रेफर टू स्प्रिंग टाइडल रेंज, सूक्ष्म ज्वरी शब्द किस बृहद ज्वर परास को संदर्भित करने के लिए अपनाया गया है? तो ये देखिए बनाया गया है आपका 2 मीटर से अधिक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया आर मेनली फाउंड इन, भारत में स्थानीय प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये मिलती हैं हमको नॉर्थ ईस्ट एरिया में, कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको लेखक और पुस्तकें दी गई, ये आपको मैच कराने हैं। देखिए एल जो किंग है उनकी पुस्तक का क्या नाम है? बीच एंड कोस्ट। रिटर की जो पुस्तक है वो है आपकी प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, और जो बेंगोंड है आपके, इनकी पुस्तक का नाम है द फिजिक्स ऑफ ब्लाउन सैंड एंड डेजर्ट यूनिट, और सुम की पुस्तक का नाम है आपका टू इंटरप्रेट ऑफ द अर्थ। यानी आपका बी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। यानी एलसी किंग की पुस्तक का क्या नाम होगा आपका? बीचेस एंड कोस्ट। रिटर की पुस्तक का क्या नाम होगा? प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। बगनोल्ड बगनोल्ड की पुस्तक का क्या नाम होगा आपका? द फिजिक्स एंड द ब्लोन्स एंड ड्यूनियंट्स। सुम की पुस्तक द इंटरप्रेट्स ऑफ द अर्थ। अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? इनके पुस्तक आपके हर्टसोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्कॉलर्स, मतलब ये जो आपके सामने स्कॉलर्स दिए गए इनको अरेंज करना है इनके आने के क्रम में, मतलब कब पैदा हुए या कब जब बन के ये लोग आए। देखिए सबसे पहले आपके आते हैं
सबसे पहले आपके आएंगे प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले थर्ड ऑप्शन ही मिल जाता है आपको। प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद फिर आपके आते हैं इराटोस्थनीज, और इराटोस्थनीज के बाद फिर आप आते हैं स्ट्रैबो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ऑथर्स दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई है, और हिंदी में यहाँ पर दिया गया, आप मिलाइए देखिए। सुल्टर की जो पुस्तक है वो है विजिबल कंटेंट एंड लैंडस्केप। रिचोपन की पुस्तक है मेजर वर्क्स ऑन चाइना। पॉस्टल की जो पुस्तक है वो है दास लैंड। और फिर ड्रेडजल की है आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यानी आपका ये, इसका ये पहले का आपका डी हो जाएगा, इनका सी हो जाएगा, और इनका बी हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट मैच करेक्टली, मतलब कौन सा, किनकी पुस्तक जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से अल मसूदी की पुस्तक जो है रूट्स एंड ड्रीम्स, ये पुस्तक सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका क्या है, गलत है। बाकी अल खल्दून की मुकदमा है, अल बलाखी की किताबुल असकल है, अल बरूनी की किताब अल हिंद है, बाकी सब सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल में ह्यूमनिस्टिक स्कूल की स्थापना किसने की थी। ये स्थापना की थी टुआन ने। ठीक है, टुआन फुतवान लिखा होता है, उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित लेखक में किसने कहा था कि आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं। ये अल्फ ब्रैबे का है, जिन्होंने संभववाद को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी, किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। तो ये किया था बैरोज ने। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको जोग्राफर्स दिए गए हैं, उनके कंट्रीब्यूशन दिए गए, मतलब किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। हिंदी में दिया गया है, आप देखिए इसको। देखिए, स्टाम्पा ने जो दिया था, ये दिया था इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्र में योगदान। वन हम्बोल्ट ने जो दिया था योगदान, कॉस्मॉस इनकी पुस्तक थी। रिचर्ड हर्टसोन ने जो दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी थी इनकी। और डिकिंसन की जो थी था मैकर्स ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही हो जाता है। स्टाम्पा की हो गया आपकी ग्रेट ब्रिटेन, और हम्बोल्ट की कॉस्मॉस है, हर्टसोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी है, और इनकी क्या होगी, ये। अगला क्वेश्चन कहता है लिस्ट दिया गया है यहाँ पर, इनकी लिटरेसी रेट दी गई, किसकी कितनी है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, सॉरी, त्रिपुरा की लगभग 87 के आसपास है। सबसे ज़्यादा आपकी केरल की देखने को मिलेगी, यानी 94। इसके बाद फिर आपकी मिजोरम की देखने को मिलती है, और फिर आपकी त्रिपुरा की, और फिर गोवा की। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही मैच करता है ना? त्रिपुरा के हमको 87, और केरल की सबसे ज़्यादा ये, मिजोरम की उसके बाद है, फिर गोवा की ये हो गई आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ग्रोथ रेट दी गई है, ग्रोथ रेट आपको मैच करवानी है, किसकी कहाँ की कितनी है। तो देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 26 के आसपास ग्रोथ रेट रही है। दमन दीव की अगर हम बात करें तो 53 के आसपास थी। और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी की जो थी 28% थी। इसके बाद आपकी मेघालय की थी। ओके, यानी आपका बी आंसर क्या बिल्कुल सही हो जाता है। दमन दीव की 53, मेघालय की आपको देखने को मिलेगी 27, और पुदुचेरी 28। अगला क्वेश्चन कहता है ये टाइप ऑफ विलेज दिए गए हैं और डिफिनेशन दी गई है आपका इंग्लिश में। हिंदी में यहाँ दिया गया है, हरित ग्राम क्या होते हैं, फ्रांस रूप ग्राम क्या होते, क्रॉस रूप ग्राम क्या होते हैं, परिचित ग्राम क्या होते हैं, और सड़क ग्राम क्या होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरित ग्राम होते हैं वो किसी छोटे ग्राम यानी घास मैदानों के चारों ओर बने हुए मकान या गिरजाघर वाला एक मकान होता है। क्रॉस ग्राम जो होते हैं आपको एक सड़क के चौराहे पर इर्द गिर्द बने होते हैं। परिचित जो ग्राम होते हैं ये आपके, जहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र विलग खेतों और आवास अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं, वो ग्राम होते हैं। सड़क ग्राम क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके सड़क मार्ग के आसपास विकसित वाले ग्राम होते हैं। यानी आपका डी आंसर क्या है बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन। ठीक है, डी आंसर क्या है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण वाला है,
लॉस का मॉडल क्रिस्टल के मॉडल की अपेक्षा अधिक नियामक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉस ने प्रत्येक सेक्शन को अलग रेंज, थ्रेशोल्ड और षटकोणीय वाला माना था। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इनका अलग है। ठीक है, बिल्कुल कथन की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अभिगमन यानी ट्रांसपोर्ट लागत की व्याख्या करता है, क्योंकि ये सीधी रेखा मार्ग पर केंद्रित स्थानों की संख्या को अधिकतम बनाता है। तो ये यातायात, ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू सेंसस 2011 टू डिफाइन द टाउन। मतलब 2011 जनगणना में किस चीज़ का यूज़ किया गया और उसे एक शहर नगर क्षेत्र माना गया, किस क्षेत्र के कारण, जनसंख्या घनत्व के कारण। ठीक है, उसे हमने नगर क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ पर हम देखते हैं ना 400 किलोमीटर प्रति वर्ग पर जनसंख्या हो, है ना, मिनिमम 5,000 हो। वहाँ पर शहरी क्षेत्र में लगभग 75% लोग काम पर लगे हुए हों, पुरुष वर्ग, है ना। तो वही चीज़ें। अगला क्वेश्चन कहता है एम जेफरसन ने किस वर्ष में द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी शीर्षक नाम से प्रमुख शहर और निकटतम सबसे बड़े शहर के बीच आकार संबंध जांच की थी। ये इन्होंने की थी 1939 में। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर मिनरल आपके दिए गए हैं और मिनरल्स मतलब अयस्क दिए गए हैं आपके सामने, और खनिज दिए गए हैं, किससे क्या बनता है ये आपको बताना है। देखिए चेल्कोपैराइट्स जो है आपका, ये आपका किसका होता है, ये आपका कॉपर का होता है। यानी फर्स्ट का डी, देखिए डी यहाँ पर मैच कर रहा है तो सबसे पहले यही होगा। लैमिनिस्ट लिमोनाइट का जो होता है आपका वो होता है आयरन। मस्कोवाइट का जो होता है आपका मीका होता है, और बॉक्साइट का आपका एल्युमिनियम होता है। ठीक है, चेल्कोपैराइट जो हो गया आपका ये कॉपर का, लेमोनाइट जो हो गया आपका लोहा का, मॉस्कोवाइट जो हो गया आपका मिका का, और बॉक्साइट जो हो गया आपका एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन कहता है कथन करने वाला है स्वतंत्र उद्योग में गतिशीलता बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। उद्योग कौशल आधारित होते हैं, जो स्वतंत्र उद्योग होते हैं ये कौशल आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, बोथ आर राइट। अगला क्वेश्चन कहता है विटलीसी के मॉडल में कृषि प्रणाली दी गई है, कंट्रीज दी गई है, कौन चीज़ कहाँ पर अधिक प्रचलित है। देखिए जलवासी जो पशुचारण है आपका, ये हमें देखने को अधिकतर मिलता है मंगोलिया साइड। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पर देखने को मिलेगी हमको, मोरक्को में। दूध व्यवसाय कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड में। और पशु रैंचिंग ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में। यानी आपका सी आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कथन करने वाला है स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में एक है। सही है। यहाँ खनिज संपदा का विशाल भंडार है, ये गलत है ना, ये गलत है आपका। इट हैज़ वास्ट मटेरियल, ये गलत है आपका, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस लेखक ने क्षेत्रों पूरकता हस्तक्षेप अवसर और स्थानीयकरण के बीच पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तीन मूल कारकों की पहचान की है। तो ये की है उलमैन ने। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट टू शो द ऑप्शनल लोकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द डिफरेंट स्पेटल कॉस्ट रेवेन्यू सिचुएशन डायग्राम गिवन बिलो। कहता है नीचे दी गए आरेख में विभिन्न स्थानीय लागत राजस्व की इष्टतम लाभ, इष्टतम लाभ को पूछा गया कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो हम अगर इस पर देखें इष्टतम लाभ जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ से हम बढ़ते हैं दूरी में। हम अगर इतनी दूरी तय करते हैं तो हमें इतनी बड़ी मार्केट देखने को मिल जाती है, ये मार्केट। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो यानी सी पर ही हमें सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आगे जाते हमें घाटा हो जाएगा। हाँ तो सी ही ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। सी क्या होगा, इष्टतम लाभ यानी हाई प्रॉफिट यहाँ पर ही होगा मैं सी में। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ many नंबर intersecting link between the six node are shown in the given figure।
कहता है नीचे दिए गए दिखाए गए 6 बिंदुओं में कितने प्रतिच्छेदक संपर्क हैं। तो 6 दिए गए हैं, 6 6 डॉट्स दिए गए हैं और हमें कितने प्रतिच्छेदक संपर्क देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 1 मिलता है, यहाँ पर हमें 3 देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे प्रतिच्छेदक बिंदु पूछे गए हैं, दिए गए चित्र में 6 बिंदुओं में कितने प्रतिच्छेदक संपर्क देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने टोटल मिलेंगे, देखने को मिलेंगे 12 देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 12 हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है डे, डे, डेलिको सिफिलिस मानव जो प्रजाति है उसका सिरस सूचकांक कितना होता है। सिरस सूचकांक इसका जाति कितना देखने को मिलता है, इसका मिलता है 75 से कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है पूरी 19वीं सदी के दौरान रूस तुर्की को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसका मुख्य कारण यह है कि रूस, मतलब उसका क्या रीज़न था जो रूस जो है तुर्की को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसका मूल मूल रीज़न था आपका भूमध्य सागर में अपनी पहुंच को बनाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं ये आपका रूस पड़ता है, रूस यहाँ पर फिर तुर्की पड़ता है, तुर्की के फिर यहाँ पर आपका भूमध्य सागर पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है भूगोल में मानवतावाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन कथनों को पढ़िए और फिर बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो मानवतावाद सत्य है कि ज्यामितीय उदाहरणों के आधार पर क्षेत्र और स्थान को घटत को स्वीकार करते हैं, यही ऑप्शन कैस में गलत समझ में आता है। ओके, यानी आपका सी ऑप्शन कैस में गलत समझ में आता है, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ट मैरिना क्या है। कार्ट मैरिना देखिए वाल्ड स्प्यूलर द्वारा तैयार किया गया एक अमेरिका का मानचित्र था। ठीक है, ये वाल्ड स्पूलर ने तैयार किया था, मैप ऑफ अमेरिका बाय प्रिपेयर्ड बाय वाल्ड स्पूलर ने। ठीक है, कार्ट मेरीना। अगला क्वेश्चन कहता है द बुक्स पोलर जो पॉलिटिक इज रिटन बाय होम इन द फॉलोइंग, मतलब किसने आपकी जो पोलर जियो पॉलिटिक है वो लिखी थी। ये लिखी थी किताब जो है रिचर्ड पॉवेल ने। अगला क्वेश्चन कहता है सोशल प्रोसेस एक्सप्लेन द स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन दिस स्टेटमेंट पॉइंट टू, यानी सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं, ये कथन किसका दिया हुआ है। ये कथन मार्क्सवाद का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है लिस्ट फर्स्ट दी गई है और लिस्ट सेकंड दी गई है, आपको मिलाना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। देखिए हैगरस्टैंड ने जो दिया था वो दिया था अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक आधार। विलियम बंज ने दिया था आपका सैद्धांतिक भूगोल। गिलबर्ट व्हाइट ने दिया था आपका बाढ़ के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया। और वाल्टर इजार्ड ने दिया आपका क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियाँ। ठीक है, तो ये विधियाँ इनके द्वारा दी गई हैं, यानी डी आंसर क्या इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है रीजन और कथन दिए गए हैं सामाजिक संकेतन आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 दशक में तेजी से विकसित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामाजिक समस्याओं के उठाने के प्रतिक्रिया में विकसित हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये कथन क्या करता है, बिल्कुल एक्सप्लेन करता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, बोथ आर राइट हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हाइरोडोमर मॉडल विकसित किया गया था। तो ये किया गया था आपका पहली पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए डब्ल्यू क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थान को परिशोधित किया है। तो ये किया है अगस्त लॉस ने। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट कंसर्न्ड बाय एचडीआई, मतलब कौन सा सूचकांक जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो एचडीआई बनाने में हम शामिल क्या नहीं करते हैं, सामाजिक ऊपरी पूंजी शामिल को नहीं करते हैं, बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन क्वालिटी और और आपका सोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बाकी सबको शामिल करते हैं। तो बी आंसर क्या होगा इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कथन करने वाला है अर्थव्यवस्था में स्थानीय संगठन में क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, देखने को मिलती हैं। आर्थिक गतिविधियों के अंतर्निहित कारक के बीच अंतर्क्रिया स्थानीय संगठनों में बनावट को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमें विभिन्नताएं क्या होती हैं देखने को मिलती हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ये दोनों इसको एक्सप्लेन भी करता है। अगला क्वेश्चन कहता है टाइप ऑफ द रीजन दिए गए हैं, यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है, यहाँ पर आपको मैच कराना है।
समस्यागत क्षेत्र क्या होते हैं? देखिए, समस्यागत क्षेत्र क्या होते हैं? ये होते हैं वे क्षेत्र जो निकट भविष्य में विकास की अत्यल्प संभावना प्रदर्शित करते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? प्रमुख क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्रीय चरित्र और विकास हेतु संसाधन संबंध में न्यूनतम विषमता और अपने पड़ोसियों से विशिष्ट होने चाहिए। ये प्रमुख क्षेत्र होते हैं। भावी क्षेत्र क्या होते हैं? भावी क्षेत्र आपके होते हैं प्रचुर संसाधन क्षमता वाले परंतु प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक अड़चन का सामना करता है। ये आपका भावी क्षेत्र। गतिशील क्षेत्र क्या होता है? विकसित औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन और मुख्य रूप से शहरी आबादी को दर्शाता है ये। मतलब अब देखें तो सी आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जो इसका होगा आपका बी हो जाएगा। मेजर रीजन का आपका डी हो जाएगा। पर्सपेक्टिव रीजन का आपका हो जाएगा ए। और आपका डायनेमिक रीजन का हो जाएगा सी। यानी डी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग लिस्ट दिया गया है आपके सामने, हिंदी दी गई, इंग्लिश दी गई, आप दोनों देखिए। देखिए, जो पोर्ट टाउन होते हैं आपके, ये होते हैं बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हो गए। इंडस्ट्रियल टाउन में अगर हम देखें तो आपके जैसे आपका भिलाई है, र- राउरकेला है, जमशेदपुर है। मिनरल बेस्ड जो आपके टाउन हो गए, ये हो गए आपके जैसे सिंहभूमि है। हिस्टोरिकल जैसे आपका आगरा, जयपुर, है ना। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, तो आप भी लगा लेते, बिना पढ़े हुए भी इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। पत्तन शहर आपका सी हो गया। औद्योगिक शहर आपका हो गया भिलाई, राउरकेला। खनिज दायित्व वाला आपका सिंह भूमि हो गया। और ये आपका बी हो गया। इसका मतलब आपका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है महानगरीय शहर समान रूप से अनुसांगिक नगरों से घिरे हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कस्बों का प्रमुख कार्य नगरों पर पड़ने वाली जनसंख्या दबाव को कम करना है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये दोनों सही हैं और डिफाइन भी करते हैं। बोथ आर राइट एंड डिफाइन देम। अगला क्वेश्चन कहता है विख्यात मकरान संगमरमर की खानें भारत के किस राज्य में है? ये हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब सरकार के मुखिया कौन थे? उस समय हम देखें तो राजीव गांधी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ करेक्ट? यानी आपका निम्नलिखित में कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है? मैदान, तराई, भांबर, फिर पहाड़। ये बिल्कुल सही है। पहले देखिए, आपका पहाड़ देखने को मिलता है, फिर आपका भांबर प्रदेश देखने को मिलता है, फिर आपका तराई देखने को मिलता है, फिर आपका मैदान देखने को मिलता है। ठीक है। ये आपके ऊपर से नीचे की तरफ क्रम है, ये ऐसा। ये अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो ये बैगा जो जनजाति होती है वो देखने को मिलती है हमें मध्य प्रदेश में। भूटिया जनजाति हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड में। करवी जनजाति में देखने को मिलेगी असम में। और रंगपा हमें देखने को मिलेगी सिक्किम में। ठीक है। यानी आपको क्या है? बी आंसर इसका क्या है? बिल्कुल सही हो जाता है। बैगा आपको मध्य प्रदेश, भूटियाज आपको उत्तराखंड, करबी आपका असम, और आपका रंगपो जो है आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग हिल्स नेम दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेट नेम दिए गए हैं, उनको मिलाना है। मिकिर जो पहाड़ियाँ हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये हमें देखने को मिलेंगी मिकिर पहाड़ियाँ आपको असम में देखने को मिलेंगी। अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश का हो गया। खासी पहाड़ियाँ जो कि मेघालय की हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक की हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी आपका 66 का सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन कहता है रिवर का नेम दिया गया है और कहाँ शहर की बस्ती कहाँ से निकलती है, ये मैच कराना है आपको। गंगा जो नदी है आपकी, ये निकलती है आपकी कानपुर से। कृष्णा जो है आपकी ये विजयवाड़ा से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो निकलती है आपकी, ये आपकी निकलेगी तेजपुर जो असम में पड़ता है। और महानदी जो है आपकी निकलेगी, ये कटक से निकलेगी। यानी डी आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही है। गंगा नदी कानपुर, कृष्णा नदी विजयवाड़ा, ब्रह्मपुत्र की तेजपुर, महानदी आपका कटक। अगला क्वेश्चन कहता है ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है।
सैटेलाइट दिया गया है, सैटेलाइट सेंसर के नाम लिखे हैं, और आपका IUCN पैन नंबर दिया गया है इसमें, मतलब कितने मीटर तक की ये देखते हैं। तो देखिए IRS-IC लिस्ट सेकेंड जो है आपका, इसकी जो बैंडविड्थ होती है ये होती है 5.80 की, और जो Spot 5 HRV है ये इसकी जो होती है आपकी 5 की, DJ क्विक बैंड की जो होती है आपकी ये होती है 0.61 की, और ATO एविनार की होती है आपकी 8 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो है बी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसकी अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर रेनफॉल यानी वर्षा का दिया गया है, कहाँ से कितनी मात्रा होती है, दिनों की संख्या दी गई, यहाँ पर कितनी क्या होती है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। देखिए कहता है निम्नलिखित में परिकल्पित औसत मान कौन सा सही है। औसत मान हमें निकालना, देखिए क्या होते हैं औसत मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ हम रखते हैं रेनफॉल कितने सेंटीमीटर हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने सेंटीमीटर हुई है, ये सेंटीमीटर में नाम नंबर दिया गया है। इस बार नंबर ऑफ डेज, कितने डेज दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमको डेज दिए गए हैं 6 दिन, 20 दिन, 4 दिन। ठीक है, 6 दिन, 20 दिन, 4 दिन। इसके बाद मीन वाइल यानी इसका हम क्या निकालते हैं, ऊपर का इसका औसत निकालते हैं। इसका औसत 10, 20 कितना हो गया 30, 30 का औसत निकालेंगे क्या होगा 15 आएगा, 20, 30 का औसत निकालेंगे 25 आएगा, 30, 40 का औसत निकालेंगे 35 आएगा। ये निकलता है इससे। ठीक है, अब यहाँ पर FX में हम क्या रखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा FX आ गया, यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। अब सिग्मा FX में हम सिग्मा एफ का जब हम भाग करेंगे तो हमारा आता है 24 × 33 आता है। तो कितना आंसर हो जाएगा 24 × 33, यानी बिल्कुल सी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इससे हम निकालते हैं आपका औसत मान। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका स्तंभ और घन डेटा का, स्तंभ और घन डेटा, यानी दूसरा क्या है बार एंड क्यूब डाटा का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता है। देखिए ये मान आपको याद करने पड़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोएफिशिएंट मिसमैच्ड द वैल्यू। देखिए ये कुछ मान होते हैं आपके, ये कुछ मान होते हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो अपूर्ण ऋणात्मक है आपके इम्परफेक्ट नेगेटिव, इम्परफेक्ट नेगेटिव, यहाँ पर कितना दिया गया है -1, -1 जो होता है परफेक्ट नेगेटिव का होता है ना। तो यही नहीं मैच करता है, दूसरा वाला मैच नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कहता है आंशिक सहसंबंध तीन या अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। सही बात है। दूसरा कहता है दोनों मूलतः ये दोनों चरों के बीच सहसंबंध होता है जिसमें तीसरा चर होता है। ये भी सही है, लेकिन ये इसका डिफिनेशन नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब दूसरा क्या है सही, दोनों सही है पर इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। अगला कहता है लॉरेंज वक्र का उपयोग डेटा प्रतिबंध है क्योंकि चर को आवृत्ति के रूप में अभिव्यक्त करना जरूरी है, ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जाता है। सही बात है। ये तकनीकी सतत चरों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने के लिए कठिन है। ये भी सही बात है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका दोनों सही होंगे लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और स्केल ऑफ मैप दिए गए हैं, ये आपको मैच कराने हैं। देखिए कथनांक जो होता है आपका, ये आपका ये आपका 1 इंच से 1 मील, मतलब अगर हम देखें जो स्टेटमेंट है आपका, ये आपका 1 इंच से 1 माइल जाएगा। सिंपल लाइनर जो होता है आपका, ये आपका मीटर 1000 मीटर से किलोमीटर्स तक यहाँ जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन जो होता है आपका, ये जाएगा आपका जो RF डाटा सुना था ना आपने, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन,
हमने आरएफ डाटा के बारे में बहुत बात भी की थी, हमने बताया था आरएफ डाटा क्या होता है ना, बताया था ना। तो ये आपका उसका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो हम इसको इस प्रकार से डोनेट करते हैं। कॉम्परेटिव स्केल जो होता है आपका, उसे हम शो करते हैं इस हिसाब से। ठीक है, ये स्केल दी गए हैं आपके मैप में, कैसे देते हैं, यानी स्टेटमेंट वाला जो स्केल होता है आपका वो 1:1 माइल, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल लाइनर वाला आपका होता है कुछ इस प्रकार का होता है, वन इतना आपका 1000 हो गया, 150 हो गया, 0 हो गया, फिर आपका 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कम। और जब आपका आर एफ एक्शन होता है, आर एफ यानी इसे हम शॉर्टकट में आर एफ भी लिखते हैं, अगर यहाँ पर आर एफ लिखा होता तब भी आपको बताना पड़ता। ठीक है, आर एफ जो स्केल होती है उसे हम इस प्रकार से डोनेट करते हैं। और इस प्रकार से जो कंपैरेटिव स्केल होता है आपका, सी एस जो होता है आपका, वो इस प्रकार से डिनोमिनेट करते हैं। ओके, यानी आपका यहाँ पर 44 का 74 का चौथा, यानी डी आंसर इसका होगा, बिल्कुल सही होगा। डी आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। ये कथनांक वाला है, यानी कथन वाला है ये। सरल रेखी वाला आपका हो जाएगा ये। निरूपक भिन्न वाला ये हो जाएगा आपका। और तुलनात्मक भिन्न वाला हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन कहता है, संक्षेपातर के लिए इन दिए गए निम्न में से कौन सा कूट दृश्य भूमि परिदृश्य लैंडस्केप मॉडल का सही सही निरूपित करता है। तो ये करता है आपका DEM भी करता है, DRG नहीं करता है, DLG नहीं करता है, आपका DTM करता है। यानी ए और डी ही या फिर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग हम लोगों ने 75 MCQ को सॉल्व किया है। तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और इसी प्रकार से हम बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इस प्रकार से हम लोग जो 10,000 MCQ को जो सॉल्व कर रहे हैं, उसे जल्दी से जल्द हम उसे कवर कर रहे हैं। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोर्स हैं, अपकमिंग जो कोर्स हैं, वो जल्दी ही आपको मिलने लगेंगे। जैसे आपको UGC नेट फर्स्ट पेपर है, और आपका TGT PGT कोर्स है। और इसके बाद जो हमारी जो टारगेट है उसे हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।